कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन हेतु बासमती धान की फसल का प्रबंधन, बैंगन की फसल में देखरेख और तना एवं फल छेदक कीट का नियंत्रण, लहसुन की अधिक उपज देने वाली किस्मों की वैज्ञानिक तरीके से बुआई पर जानकारी। हमारे जिन भी किसान भाइयों ने बासमती धान की खेती की है और वो अगले वर्ष के लिए इस फसल से बीज लेना चाहते हैं, तो वो फसल में कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं बासमती निर्यात संस्थान मेरठ के डॉक्टर रितेश शर्मा से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बासमती हमारे देश का प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो कि हमने पिछले साल 27,500 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट करके प्राप्त किए थे। तो किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है हम अपना बीज कैसे बना सकते हैं। जैसा कि देखा गया है, बाज़ार में बहुत तरह की कंपनियां बहुत तरह के बीज बेचते हैं। अधिकतर जगह पर किसान भाई अपने को ठगा महसूस करते हैं जब खेत में देखते हैं कि कई तरह के पौधे निकल रहे हैं, या जो वैरायटी का बीज मांगा था उसमें दूसरी वैरायटी बहुत ज़्यादा मिली हुई है। इन सभी समस्याओं का समाधान का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपना बीज खुद बनाएं। बीज बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आज आपको बताता हूं कैसे बीज बनाते हैं। पहले जो किसान भाई खेती कर रहे हैं वो एक अपने प्लॉट को निश्चित कर लें कि मैं इस एरिया में एक नामांकन कर लें, जो भी फसल होगी उसको बीज के लिए प्रयोग करूं। वो एरिया ऐसे जगह पर लें जहां साफ सुथरा हो, ज़मीन अच्छी हो और पिछले साल उस खेत में वही वैरायटी का उत्पादन किया गया हो जिसका आप बीज इस साल बना रहे हैं, या कोई और फसल ली गई हो। क्योंकि आप जानते हैं धान का दाना जब खेत में गिर जाता है तो वो खराब नहीं होता, अगले साल वो फिर जम आता है। तो ऐसे बीज जो पिछले साल के हैं वो भी मिलावट का काम करते हैं। क्योंकि हम दुनिया का सबसे अच्छा बीज बनाना आज सीख रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जिस वैरायटी का आप बीज बना रहे हैं, जो आपने प्लॉट निश्चित किया है, उसके बराबर में कोई दूसरी वैरायटी ना हो, जिससे कि पर परागण होके हमारे बीज में आगे समस्या ना आए। कम से कम दूसरी वैरायटी के लिए 3 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। किसान भाई, जिस खेत को आपने निश्चित किया है बीज उत्पादन के लिए, उसमें आप शुरुआत से देखते रहें किसी भी तरह की कोई घास ना होने दें। किसी भी तरह की कोई बीमारी आती है तो उसका उपचार करें, जैसा कि विभिन्न वैज्ञानिकों की सलाह पर आप उनमें दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे शुरुआत से ही कोई कोई पौधे अलग तरीके के होते हैं, उन पौधों को आपको निकाल देना है। कभी आप देखेंगे किसी पौधे की, जैसे कि आप मानिए पूसा बासमती 1 का बीज बना रहे हैं, तो 1 में भी कोई पौधा यदि उसी वैरायटी का है लेकिन उसकी पत्ती थोड़ी बहुत चौड़ी है, या वो थोड़ा ऊंचा है या थोड़ा नीचा है, लालच नहीं करना है।
आपके दिमाग में ये बात बार बार होनी चाहिए कि हम दुनिया का सबसे अच्छा बीज बना रहे हैं, इसलिए यहाँ लालच नहीं करेंगे। क्योंकि जो आप 100, 150, 200 रुपये किलो बीज लेते हैं, ये आपका बीज फ्री में बनेगा और सबसे अच्छा बनेगा। तो इस तरह के किसी भी पौधे को हटा दें। जैसे कि बाली निकलना जब प्रारंभ होती है, आप देखते हैं कुछ पौधे जल्दी बाली आ जाती हैं। जैसे कि जब 10 बच्चों को दौड़ाओगे तो कुछ बहुत फास्ट होते हैं, कुछ होते हैं बहुत स्लो जो बहुत बाद में बाली आती है। ऐसे पौधों को भी हटा दें। हमको करना यह है कि सिर्फ एक जैसे पौधे हमारे खेत में होने चाहिए सारे के सारे, और इन पौधों में कोई भी दूसरे तरीके का पौधा है तो उसको हटा दें। और मेरी आपको सलाह होगी, जो लोग बीज उत्पादन कर रहे हैं ख़ास तौर से, उनको तो अपने रोपाई लाइन में करनी चाहिए। लाइन में रोपाई करने से हम आसानी से हर पौधे तक पहुंच सकते हैं, आसानी से बीमारी और कीड़ों का कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारा उत्पादन भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। इस तरह से आप यदि पूरे खेत में रोगिंग करते रहेंगे तो दूसरे तरीके का कोई पौधा नहीं होगा, तो आप अच्छा बीज बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, यदि आप इस तरह से हर पौधे को निकालते रहे, रोगिंग करते रहे, तो आपका खेत इस तरह से दिखाई देगा। आप देखिए, इसमें सारे पौधे आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं। एक और बात आपको समझने की ज़रूरत है, ये जो हमने फसल पैदा की, ये बीज की फसल है, लेकिन ये बीज नहीं है। बीज के लिए आवश्यक है हमें ग्रेडिंग करनी होती है, और ग्रेडिंग मशीनों से होती है, और मशीन आती है 20-25 लाख की। तो हर किसान भाई ग्रेडिंग के लिए मशीनें तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा फ्री में आप कैसे ग्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाए, आप उसको ज़मीन से 6 से 8 इंची ऊपर से काटें, उसको सुखाएं। सुखाने के बाद जब आप थ्रेसिंग करते हैं, तो जो एक बंडल आप बनाते हैं, उसको जब पीटेंगे तो सिर्फ एक बार ऐसे हल्का सा चोट मारेंगे एक जगह पर, और बाकी सारा झाड़ेंगे दूसरी जगह पर। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधा है, इसके जो शुरुआत के टिलर हैं, जो शुरुआत की बाली आई हैं, इनके दाने बहुत लंबे हैं। जब हम, और ये पहले निकले थे तो ये पहले तैयार भी हो जाते हैं। जब हम सिर्फ एक बार झाड़ते हैं तो सिर्फ वो दाने गिरेंगे जो शुरुआत में पके हैं, अच्छे दाने हैं, लंबे दाने हैं, बढ़िया दाने हैं। बाकी सारे हमने दूसरे ढेर पर झाड़ लिए। वो जो दूसरे ढेर पर झाड़े उसको आप मंडी में भेज सकते हैं, और जो शुरुआत में एक झाड़ वाला जितना भी धान है उसको आप इकट्ठा करेंगे तो आप पाएंगे आपके सारे दाने बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार इसको आप साफ़ कीजिए, उड़ाइए, फिर सुखाइए, और थैले में बंद करके सुखाने के बाद रखें। उस पर लिख दें ये वैरायटी है, इस साल का है, और उसको संभाल के रखें। जो किसान भाई इतनी मेहनत कर लेंगे, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा बीज बनाएंगे। लेकिन यदि कोई किसान भाई चाहता है कि इससे भी अच्छा हम बीज बनाएं, जो वैज्ञानिक ही बना सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगा। जब आपकी ये फसल पक के तैयार हो जाएगी, आप खेत में जाएं और अच्छी अच्छी बालियां छांट करके बालियां काट लें। ऐसे आप 500-600 बाली जितनी आप ले सकते हैं, सुंदर सुंदर बढ़िया लंबी वाली, जिसमें दाने अच्छे हों, बीमारी रहित हों, रोग रहित हों, उनको काटें। कमरे में बैठें और फिर एक एक बाली को आप ध्यान से देखें। अच्छी अच्छी बाली एक तरफ रखें, बाकी सबको हटा दें। इन बालियों में भी आप ध्यान रखें, जो बाली की लंबाई ऊपर से आधी बाली, आधी से थोड़ा सा ज़्यादा बाली काट लें। जो ऊपर के दाने होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। इस बीज को आप अगले साल के लिए सोर्स सीड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप बीज बनाएंगे। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको कहीं बीज खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा बीज आपके पास होगा। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। बैंगन की फसल में देखरेख और तना एवं फल छेदक कीट का नियंत्रण। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे प्रदेश के जिन भी किसान भाइयों ने बैंगन की फसल लगा रखी है और वो बढ़वार की अवस्था पर है, इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से प्रबंधनों को करना है, इस विषय पर जानकारी के लिए जानते हैं कृषक के अनुभवों को। पौधे लगाने के बाद हम लोग 2-3 दिन तक उसको हल्का हल्का पानी जैसे टोटियाते रहते हैं ताकि पौधा पकड़ ले। पौधा पकड़ने के बाद को खूब बढ़िया से निराई गुड़ाई करा देते हैं। निराई गुड़ाई कराने के बाद हम तुरंत उसमें देसी गोबर की खाद प्लस ट्राइकोडर्मा और DAP प्लस पोटास मिला के पौधे से कुछ दूरी बना के उसमें हम लोग डाल देते हैं। डालने के बाद होता है कि पौधे को शक्ति जो चाहिए होती है वो मिलती रहती है। इस तरह हम डालने के बाद उसको मिट्टी चढ़ा देते हैं और उसमें अगर पानी की आवश्यकता है तो पानी चला देते हैं। अब पानी चलाने के बाद हम देखते हैं कि कहीं कहीं कीड़े तना छेदक लग जाते हैं। सबसे पहले हम लोग नीम का तेल स्प्रे करना चाहिए। नीम के तेल से अगर ना कंट्रोल हो कीड़े तो हल्का फुल्का कीटनाशक जो मार्केट से मिलता है उसको लाके स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि इस फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीटों से होता है, इसलिए इस कीट के नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं डॉक्टर SK खिंची से। किसान भाइयों, आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है बैंगन का जो मुख्य कीट है, जिसे अपन वो फली छेदक कीट कहते हैं, प्रो एवं फल छेदक कीट, जिसे स्टेम एवं फ्रूट बोर भी कहते हैं। तो ये कैसा कीट होता है और कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसका प्रबंधन किस तरह से करें कि अपनी जो बैंगन की फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक आमदनी ले सकें। किसान भाइयों, ये अपने जो बैंगन है इसका तो मुख्य कीट है ही। इसके अलावा सोलेनेसी कुल के जो जितनी भी फसलें हैं सोलेनेसी कुल से संबंधित, उनमें भी इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अगर इसका पहचान की बात करते हैं तो इसका जो लार्वा होता है वो शुरू के अंदर अपन देख रहे हैं कि ये बिल्कुल क्रीमी कलर का सफेद सा दिखाई दे रहा है, जो कि जब इसका बाद वाली अवस्था होती है या निर्मोचन होता है तो ये गुलाबी रंग में बदल जाता है। और जो इसका वयस्क कीट है, ये देख के आप वयस्क कीट जो सफ़ेद रंग का और इसके जो भाग है, इसका जो पंख है, ये भूरे रंग के इस पे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो पीछे वाला भाग है इस पे ये काले धब्बे और दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अपन इसको आसानी से पहचान सकते हैं। एक और इसका जो पहचानने का वो है कि इसका जो अपशिष्ट पदार्थ है जो जिसे एक्सरे करते हैं, वो देखो आप पेड़ पे से बिल्कुल निकला हुआ है, जो खाने के बाद में अपशिष्ट के पदार्थ के रूप में एक देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या है कि अपन पेड़ पे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये अपना प्रो एवं फल बेधक कीट से प्रकोपित पौधा है। और ये सबसे पहले तो क्या है कि जो तना है उस पे नुकसान पहुंचाता है, उसके कोमल कोपलों पे, और उसके अंदर सुरंग बना करके उसको खाता रहता है। और उसके बाद में जो फल अवस्था होती है तो उसके अंदर भी वो बीज से उसके जो अंडे से लार्वा निकल करके उसमें नुकसान पहुंचाता रहता है। अपन देखते हैं कि देखो ये पौधा किस तरह से मुरझाया हुआ लग रहा है, तो ये दूर से ऐसा लग रहा है कि ये जो अपना प्रो एवं फल बेधक कीट है उसी से प्रकोपित है। तो ये दूर से क्या है कि इसकी पत्तियां लटक जाती है और लटकने से अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये उसी का प्रकोपित है। और कई बार देखने पे ये मिलता है कि 80 से 90% तक पौधे इस पे प्रकोपित होते रहते हैं। तो कहने का मतलब है अपन इसको आसानी से देख सकते हैं। और इसके बाद में अपन जो बात करते हैं नुकसान की, नुकसान तो होता ही है। तो ये पौधा मुरझाकर बिल्कुल लटक जाता है, ये मैंने आपको बताया। इसका जो अपशिष्ट पदार्थ है इससे भी अपन आसानी से पहचान सकते। इसके बाद में अपने का आता है ये प्रबंधन, कैसे इसको प्रबंधन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अपने को फसल चक्र अपनाना चाहिए। अगर फसल चक्र अपन कुल को बदल करके दूसरी फसलें बोएंगे तो वो कीट क्या है कि उसका प्रकोप कम होता है, क्योंकि उसको जो अपना पसंदीदा फसल है वो नहीं मिल पाती है। तो फसल चक्र अपनाएं। एक है ये जो गोल बैंगन है, आप देख रहे हैं कि उस पे सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस कीट का प्रकोप जो लंबे और पतले बैंगन वाली किस्में हैं तो उस पर सबसे कम नुकसान होता है और उससे कम प्रकोपित होती है वो फसलें। तीसरी बात ये है कि आप देख रहे हो कि जो सूखी सूखी टहनियाँ हैं लटकी हुई सी, जिसमें अपना ये लार्वी या लट दिखाई दे रही है, इनको भी क्या है कि अपने को इकट्ठा करके और तोड़ करके इसको पिकिंग करके इसको सबको तोड़ करके जो फल है जो उससे प्रकोपित हैं या जिसमें लार्वी है, इनको भी क्या है कि अपने को इकट्ठा करके और एक तरफ दबा देना चाहिए मिट्टी
बगीचे में या जला देना चाहिए, जिससे क्या है कि इसका वैस कीट नहीं निकले और आगे की संतति नहीं बढ़ पाए। किसान भाइयों, अब इसके बाद में जो स्प्रे या छिड़काव की बात आती है, तो स्प्रे के लिए कई कीटनाशक हैं। जैसे अपन बात करते हैं मेलाथियान 50 EC जो कीटनाशक दवाई है, वो क्या है कि 2 लीटर प्रति 750 लीटर पानी का घोल बना करके उसका प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने को छिड़काव करना चाहिए। या फिर कार्बोरिल 50 WP 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपने को छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है जो एसीफेट। एसीफेट क्या है कि अपने को 2 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी का घोल बना करके अगर फसल पे छिड़काव करें तो इसका जो प्रकोप है उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी आमदनी ले सकते हैं। कि अपन देखने में मिलता है कि बाज़ार में जो भी इसका प्रकोपित फल हैं या बैंगन है तो उसको कोई खरीदता नहीं है, उससे क्या है कि आमदनी बहुत कम हो जाती है। तो कहने का मतलब अगर शुरू से अपन इसको सही तरीके से प्रबंधन करें तो अपनी फसल को स्वस्थ या छेदक कीट है इसके प्रकोप से बचा सकते हैं और अपनी आमदनी को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग की समस्या व निदान पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत सारे किसान भाई खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं का भी पालन करते हैं और उनके पशुओं में कभी कभी थनैला रोग की समस्या भी देखने को मिलती है। तो इस रोग के नियंत्रण हेतु किसान भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर विकास जायसवाल। आज किसान भाइयों, मैं आपको पशुओं से जुड़ी एक समस्या के बारे में बताऊंगा जिसे थनैला कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मास्टाइटिस कहते हैं। किसान भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि थनैला क्या होता है, तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं। थन में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाना थनैला कहलाता है। अब संक्रमण हो गया किसान भाइयों, आप कैसे पहचानेंगे? तो ये संक्रमण भी किसान भाइयों 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सब क्लिनिकल, जिसमें आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देगा लेकिन थनैला होगा, और दूसरा किसान भाइयों संक्रमण होता है जिसमें आपको लक्षण दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों, जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सब आप जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि थनों में सूजन आ जाना, लाल रंग के छीछड़े आ जाना, दूध का फटा फटा आना, दूध का पतला आना, दूध का पानी अलग हो जाना, और कभी कभी उसमें से अगर ज़्यादा पुराना केस है तो पस का आ जाना, मतलब मवाद कहा जाना। तो ये सब क्लिनिकल मास्टाइटिस यानी जो हमें दिखाई देने वाला थनैला है उसके लक्षण हैं। अब सब क्लिनिकल मास्टाइटिस किसान भाइयों, इसमें दूध में थोड़ी कमी हो जाती है, और ये जो बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं या ज़्यादा भैंस वाले होते हैं उनके यहाँ इनका महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि धीमे धीमे जानवर पहले सब क्लिनिकल मास्टाइटिस यानी जो नहीं दिखाई देने वाले थनैला उसमें जाता है, फिर क्लिनिकल मास्टाइटिस में आता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है यानी जो दिखाई नहीं देती है, जिसमें लक्षण नहीं दिखाई देते, ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें हम ध्यान नहीं देते और पशु धीमे धीमे दुग्ध उत्पादन कम कर देता है। तो किसान भाइयों, मैं इसके लिए आपको बताऊं कि इसके लिए कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट, CMT वगैरह कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा नियमित रूप से आप दूध के सैंपल हमारी यूनिवर्सिटी में लाएँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं वो इसको चेक करके ये बता देंगे कि इस दूध में कितना जो है बैक्टीरिया है, कितना नहीं है। तो इससे जो है आपको पता चलता रहेगा कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, क्योंकि एक निश्चित लेवल से ऊपर अगर सेल काउंट है तो इसका मतलब है इस तरह से जो है वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो ये तो हो गया न दिखने वाला थनैला। दूसरा दिखने वाला थनैला, जिसमें मैंने बताया सूजन आ जाना, खून के थक्के निकलना, फटा हुआ आना, ये सब हैं। तो किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये थनैला होता कैसे है, तभी आप इसका निदान के बारे में जान जाएंगे। किसान भाइयों, थनैला प्योर एंड प्योर ये मैनेजमेंट की समस्या के कारण होता है। अगर हमारा प्रबंधन अच्छा होगा
तो किसान भाइयों थनैला की समस्या कम होगी। अब उदाहरण के लिए मैं बता दूं, आप किसान भाइयों जहाँ पे जानवर को बांधते हैं वहाँ गंदगी ना हो, क्योंकि इस सीज़न में बरसात हो रही है, बरसात के सीज़न में गंदगी नीचे आ ही जाती है। दूसरी बात किसान भाइयों, जब आप दूहते हैं, जानवर को दूहते हैं, तो जानवर की जो दूहने वाली नली है वो थोड़ी देर के लिए खुल जाती है, इसके बाद वो करीब 15 से 20 मिनट खुली रहती है, इसके बाद स्वतः बंद हो जाती है। अगर इस बीच में जानवर बैठ गया तो जो गंदगी है वो अंदर चली जाएगी और थनैला हो जाएगा। थनैला मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है जीवाणु जनित। तो जीवाणु जनित थनैला मेनली स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो इसके लिए किसान भाइयों जानवर को आप एक ये कर सकते हैं कि जानवर को दूहने के बाद आप कम से कम आधे घंटे बैठने ना दें, तो इससे संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है साफ़ सुथरा रखें अपने, जैसे आप दूहने जा रहे हैं तो हाथ साफ़ रखें, अगर और बर्तन को साफ़ रखें, जानवर को साफ़ रखें, किनारे सफाई रखें। तो मेनली साफ़ सफाई ही इसका प्रमुख जो है वो जरिया है जिसके ज़रिए आप थनैला रोग से मुक्ति पा सकते हैं किसान भाइयों। तो ये सब किसान भाइयों करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर क्लिनिकल मास्टाइटिस है तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप चिकित्सक के पास जाएं, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू होता है किसान भाइयों। अगर आप 2 से 3 दिन लेट हुए और क्लिनिकल मास्टाइटिस का केस है तो जान लीजिए वहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी वो पत्थर जैसा हो जाता है। कभी कभी उसमें आपको छोटी छोटी गांठें टाइप की हो जाएंगी। आप जब धोने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि एक छोटी छोटी गांठ पड़ रही है, और इस गांठ को गलाने के लिए किसान भाइयों दवाइयाँ तो उपलब्ध हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है, या कभी कभी कुछ टाइम लग जाता है, 15 से 20 दिन का समय लग जाता है, हमारा पैसा भी खर्च होता है, दूध भी कम पड़ता है। तो किसान भाइयों दोनों तरह के जो थनैला हैं, चाहे वो सब क्लिनिकल हो जो कि दिखाई नहीं देता, चाहे वो क्लिनिकल है जो कि हमको दिखाई देता है, इन दोनों का जो है आप अच्छे से ध्यान रखें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पशु चिकित्सक से संपर्क करें थनैला में। किसान भाइयों जब थनैला हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक थन में थनैला हो गया, 2-3 में नहीं है, तो कोशिश करें कि उसका दूध अलग से निकालें और उस हाथ से दूसरे थन को न छुएं, और उस थन जैसे उसका दूध निकालें तो तुरंत उसकी जांच करवा दें। दूसरी बात, अब जैसे थनैला हो गया तो जो दूध आप निकालते हैं इसको पीने के काम में न लाएं। तो ये सब आप ध्यान रखें कि थनैला जो है छुआछूत से मेनली फैलने वाला, बैक्टीरिया कांटेक्ट में आया, नली में गया और थनैला हो गया। किसान भाइयों तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जानवर में थनैला नहीं होगा, थनैला नहीं होगा तो दुग्ध उत्पादन अच्छा होगा और आप भी स्वस्थ रहें, आप भी जो है खुशहाल रहेंगे और जानवर भी खुशहाल रहेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है भटनी देवरिया के प्रमोद कुशवाहा ने। आपने लहसुन की खेती पर तकनीकी जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, वैज्ञानिक। लहसुन की एक प्रमुख फसल है रबी सीजन में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसमें किसान भाई काफ़ी रुचि भी लेते हैं। जहाँ तक भूमि की तैयारी की बात है तो आप सभी किसान बंधु, आपको पता है कि ये जो कंद वाली फसलें हैं तो भूमि की तैयारी 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक 3 से 4 बार आपको जुताई करना है, और सड़ी हुई गोबर की खाद जो भी आपके पास उपलब्ध है 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको भूमि में मिलाना है। वो 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो स्फूर और 50 किलो पोटास प्रति हेक्टर, जिसमें से कि जो स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपको शुरू में देना है। बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो मात्रा जो पहली निदाई करते हैं 30 से 35 दिन के बाद, उस दरमियान आपको आधी देनी है। फिर जो दूसरी जो मात्रा है, जो आधी बची हुई मात्रा नाइट्रोजन की है, वो करीब 50 से 55 दिन की अवस्था पे आपको दूसरी निदाई के समय ये देनी है। प्रमुख रूप से जो लहसुन फसल है इसकी अच्छी अच्छी प्रजातियां भी उपलब्ध हैं, जैसे जीवन है, G50 है, G282 है। ये 3 प्रजाति काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासतौर पे जीवन की बात करें तो आप G50 और G282 ये 160 से 180 दिन की ये प्रजाति है।
तकरीबन 150 से 160 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। तो आप इन तीनों प्रजातियों का चयन अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। जहाँ तक इसके बीज की जो मात्रा, जो कली की जो मात्रा, अपन कली की चौपाई करते हैं, आपको पता है, तो ये 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर इसकी मानी जाती है। साथ ही इसका बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खासतौर पे बीजोपचार के लिए बाजार में बहुत सारी फफूंदनाशी उपलब्ध है, जैसे बीटावैक्स है, थायरम है, कार्बेंडाजिम है। इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के मान से आपको उपचारित करना है। और इस सूती कपड़ा आप लें, सूती कपड़े में पोटली बना करके बीज की कली की जो मात्रा है वो रख करके और 1 से 2 मिनट आप डुबो करके बाहर निकालना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा देर तक हम कली को डुबोए नहीं तो छिलका उतर जाने से जर्मिनेशन, अंकुरन प्रभावित होता है। और इसकी जो दूरी है वो जो आपका कतार से कतार जो है 15 सेंटीमीटर और पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 7.5 सेंटीमीटर ये आपको दूरी रखना है। अभी मल्चिंग के माध्यम से हमारे किसान बंधु इस क्षेत्र के जो मल्चिंग के माध्यम से लहसुन की उपज ली है और बहुत ही अच्छा उत्पादन उनको मिला है और अच्छा पैसे कमा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मल्चिंग के लिए मशीन भी आती है, मल्च सीट बिछाने का भी काम करती है। फिर उसके मल्च के आधार पर, चूँकि आपको मल्चिंग का फ़ायदा है कि मालूम है कि उससे हमें खरपतवार का भी नियंत्रण कम मिलता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए annadatta.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ब्रॉयलर मुर्गियों के पालन पर जानकारी, मछलियों की बढ़वार में अवरोध पैदा करने वाली समस्याओं का समाधान। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।